तुम्हें ये जेजू आइलैंड याद ही होगा जहाँ चींटियों ने अपना बेस बनाए रखा है, वो भी एस रैंक के डेंजन से निकली हुई। एंड इन सभी को मारने के लिए पास्ट में हंटर एसोसिएशन ने 3 बार रेड भी करवाई है, जिसकी एक झलक तुमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में भी देखी है। बट वो तीनों बार फेल रहे एंड अब वो फिर से एक रेड करवाना चाहते हैं, जिसमें जिन्वू जाने से मना कर देता है क्योंकि वहाँ साउथ कोरिया और जापान के 17 एस रैंक के हंटर्स जाने वाले हैं, जो जिन्वू के हिसाब से केपेबल है जेजू आइलैंड को क्लियर करने के लिए। बट तभी जेजू आइलैंड पर तबाही मच जाती है और जिन्वू को वहाँ जाना पड़ता है। तो तुम्हें यह पता चली गया है कि जेजू आइलैंड पर जिन्वू वर्सेस एंड किंग की फाइट होने वाली है, जहां कोरियन हंटर एसोसिएशन अपनी 4th रेड करवाने वाली है जापान के हंटर एसोसिएशन के साथ मिलकर, क्योंकि जापान के एक आइलैंड पर उड़ने वाली चींटी की एक डेड बॉडी मिलती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी चींटी जेजू आइलैंड पर है, जबकि जेजू आइलैंड जापान से काफी दूर है एंड वहाँ पर कोई उड़ने वाली चींटियां भी नहीं। लेकिन फिर भी जापान वालों की फट जाती है क्योंकि अब उन्हें पता चलता है कि जेजू आइलैंड की चींटियां इवॉल्व हो रही है एंड उनके उड़ने वाले विंग्स आ रहे हैं और एक ऐसी एंड एक ए रैंक के हंटर के बराबर होती है जो आराम से किसी भी विलेज को तबाह कर सकती है। एंड इसी वजह से जापान वाले पहुंच जाते हैं कोरिया के पास एक मास्टर प्लान लेके, जो उन्होंने पिछले 3 रेड को एनालाइज करके बनाया है, जिसमें वो बताते हैं हमने जेजू आइलैंड पर एक पैटर्न नोटिस किया है। जब भी इन एंड्स को हंटर की प्रेजेंस महसूस होती है तो ये नेस्ट को छोड़कर उस हंटर को मारने के लिए चली जाती है। एंड इसी वजह से उस टाइम नेस्ट में क्वीन और रॉयल गार्ड के अलावा कोई नहीं होता है, तो ये सही टाइम होगा, हम नेस्ट में जाकर क्वीन को मार सकते हैं। और ये रोल कोरियन हंटर्स को सौंप दिया जाता है कि जापानीज हंटर्स आइलैंड के चारों तरफ रहकर उन चींटियों को मारेगी और कोरिया की टीम अंदर जाकर क्वीन को, और अगर क्वीन मदद के लिए सिग्नल बाकी एंड्स को भेजती है तो वो हम ब्लॉक कर देंगे क्योंकि हमारे पास ऐसी ब्लॉकिंग टेक्निक है। एंड इसी वजह से कोरिया वालों को ये प्लान सबसे बेस्ट लगता है एंड वो हाँ कर देते हैं, ये सोचते हुए कि वो इस बार जेजू आइलैंड को क्लियर कर देंगे, क्योंकि जापान के टीम में होते 12 एस रैंक के हंटर जो कोरिया के एस रैंक हंटर से ज्यादा पावरफुल थे, बस इन तीनों को छोड़कर। एंड इन तीनों से भी ज्यादा पावरफुल जापान की टीम में एक बंदा था, उनका गिल्ड लीडर गोतो रुइजी, जो इस रेड के बाद एक नेशनल लेवल हंटर बनने वाला था। एंड एक नेशनल लेवल का हंटर चलती फिरती आफत से कम नहीं है, जिसका अगर दिमाग सटका तो वो किसी भी कंट्री को तबाह कर सकता है। एंड आज तक मानवा में सिर्फ 4 ही नेशनल लेवल के हंटर दिखाए गए, यूएस से थॉमस आंद्रे, चाइना से लुही जिंगेंग एंड फिर यूएस से जेरी स्ट्रोफर रेड। एंड इसके बाद आता है हमारे इंडिया की शान अमिताभ बच्चन, मेरा मतलब सिद्धार्थ बच्चन, जिसके सिर्फ नाम के अलावा मानवा में कुछ भी नहीं है। एंड हाँ, यहाँ पर मैं जिन्वो को मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि वो बियॉन्ड द लिमिट्स है। तो जापान और कोरिया के हंटर्स अपने प्लान के हिसाब से वर्क करते हैं। तो जापान के हंटर्स 4 टीम में बढ़ जाते हैं और जेजू आइलैंड के चारों कोनों पर उतर जाते हैं और अपने प्रेजेंस को बढ़ा लेते हैं अपने प्लेन के हिसाब से, जिस वजह से वो सारे एंड्स अपने नेस्ट को छोड़कर उनकी तरफ जाने लगती है, जिन्हें वो हंटर्स काफी आसानी से मार रहे थे। एंड अब टाइम आता है कोरिया के हंटर्स का नेस्ट में उतरने का, जिनके साथ एक कैमरामैन भी था, क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट इस रेड को लाइव लोगों को दिखाना चाहती थी, जिस वजह से वो एक कैमरामैन को उनके साथ भेजती है जो सारी चीजों को फिल्माएगा। बस इस लाइव स्ट्रीम में 10 मिनट का डिले है, क्योंकि कोरियन गवर्नमेंट को लगता है इस बार अगर ये रेड फेल हुई तो हमारी काफी बेइज्जती होगी, जिस वजह से वो 10 मिनट का डिले रखती है। अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो लाइव स्ट्रीम को बंद कर देंगे और कहेंगे कि कोई इश्यू हो गया है। एंड जो बाकी हंटर्स थे कोरिया के ए रैंक से नीचे के, उन्हें कोरिया के अलग अलग जगह डिप्लॉय कर दिया गया, और जो ए रैंक के हंटर्स थे वो जेजू आइलैंड के आसपास बैटलशिप में डिप्लॉय थे, ताकि अगर कोई एंट वहां से भागी तो वो उन्हें मार देंगे, और अगर वो उनसे भी बच गई तो कोरिया में डिप्लॉय हंटर उन्हें मार देंगे ताकि वो सिविलियंस को बचा पाए। तो इसी प्लान के साथ कोरियन टीम नेस्ट में उतर जाती है, जहाँ सबसे पहले चोई जोंग उस नेस्ट में उतरता है, क्योंकि वो एक फायर मैजिक टाइप हंटर होता है जो मल्टीपल एनिमीज को एक साथ हैंडल कर सकता है, जिस वजह से वो सबसे पहले उतरकर वहाँ खड़ी चींटियों को जला देता है, ये कहते हुए कि मैं बचपन में ऐसी ही चींटियों को लाइटर से जलाया करता था, तब उनमें से पट पट की आवाज आती थी और आज इनमें से बूम बूम की आवाजें आ रही है। एंड इसी के साथ चोई जोंग अपने बाकी टीम मेंबर्स को सिग्नल देता है कि अब तुम नेस्ट में उतर सकते हो, जिसके बाद ये वहाँ मौजूद कई चींटियों को मारते हैं, जबकि दूसरी तरफ जापान के हंटर्स मिस्टीरियस तरीके से मर रहे होते हैं। इसी बीच चोई जोंग हमें बताता है उसने नेस्ट के एंट्रेंस पर अपना जाल लगाया हुआ है, जिसे बी रैंक की नीचे की एंड्स नहीं तोड़ पाएगी। और फिर चोई जोंग अपनी पावर से एंट क्वीन का पता लगाने लग जाता है और उसे क्वीन की जगह मिल भी जाती है, जिसके बाद वो क्वीन को मारने में भी कामयाब रहते हैं, क्योंकि बियोंग जो उनकी टीम का हीलर था वो उन्हें इस फाइट में लगातार हील करते जा रहा था, जिस वजह से वो सारे रॉयल गार्ड और क्वीन को मार पाए। तभी चोई जोंग को महसूस होता है कि उसका फायर नेट टूट गया है, क्योंकि आइलैंड पर मौजूद सारी चींटियां अपने नेस्ट में जाने लगती है, पता नहीं कैसे, पर उन्हें पता चल जाता है कि उनकी क्वीन मर चुकी है। तभी सारे एस रैंक हंटर एक जगह स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पावर महसूस होती है जो थी एंट किंग की, और ये वही था जो मिस्टीरियस तरीके से जापान के हंटर्स को मार रहा था।
एंड हमें यहाँ बताया जाता है कि जैसे जैसे एंट किंग हंटर्स की तरफ बढ़ रहा था तो उनके दिल में मौत का डर पैदा हो रहा था। एंड साथ ही चाई अपने घुटनों पर आ जाती है क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी इस चींटी की पावर। ये देखकर मादोंग कहते हैं कि हमें इसे जल्दी से जल्दी मारना होगा, लेकिन तब तक वो चींटी मादोंग के पास पहुंच जाती है और सारे हंटर के पास से गुजरते हुए अपनी मरी हुई क्वीन के पास जाता है। एंड जब एंट किंग उन सारे हंटर के पास से गुजर रहा था तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाए क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही ऐसी थी। और अपनी मरी हुई क्वीन के पास पहुंचकर वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद क्या वो उन सभी को काफी बुरी तरीके से मारता है। यहाँ तक कि चाई सिर्फ उसके एक पंच में इतना घायल हो जाती है कि वो दोबारा नहीं उठ पाती है, जो देखकर मादोंग गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर चाई की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उनके पीछे एंट किंग आ जाता है, जो देखकर मादोंग अपनी शील्ड उसके सामने करता है। फिर तभी एंट किंग अपने एक ही पंच से मादोंग की शील्ड के साथ उसका हाथ तोड़ देता है। एंड बियांगू जो एक एस रैंक का हीलर था वो अपने कैमोफ्लेज मूव का इस्तेमाल कर रहा था छुपने के लिए, ताकि वो छुप कर अपने बाकी टीम मेंबर्स को हील कर सके और मरने से बचा पाए। लेकिन एंट किंग उसके कैमोफ्लेज मोड में भी उसे ढूंढ लेता है, जिसके बाद क्या वो उसे डोनट गैंग में एडमिशन दिला देता है, जो देखकर योनहो अपने बीस्ट मोड में एंट किंग पर छलांग लगा देता है। तो मैं तुम्हें बता दूं, योनहो जो व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर है, वो कोरिया के ऐसे हंटर है जो अपना फॉर्म बदल सकते हैं एक बीस्ट में बदल कर। लेकिन एंट किंग योनहो को हवा में ही रोक देता है, जिसके बाद योनहो अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। इसके बाद वो एंट किंग उनके किंग के बारे में पूछता है कि तुम्हारा किंग कौन है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। तो ये बात वहाँ खड़े किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। एंट किंग के कहने का मतलब था उन्होंने उसकी क्वीन को मारा है, जिसके बदले में वो उनके किंग को मारेगा, यानी कि जो उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड तभी एंट किंग को गोतो रुइजी की प्रेजेंस महसूस होती है, तो वो व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर को छोड़कर उसकी तरफ चला जाता है, क्योंकि गोतो रुइजी इन सभी से ज्यादा ताकतवर था। जबकि दूसरी तरफ गोतो रुइजी अपने टीममेट्स की डेड बॉडी को ढूंढ रहा था, जहाँ उसे उनके चेयरमैन का भी कॉल आता है, जो मिशन को अबॉर्ट करने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि उनके टीम के कई सारे एस रैंक के हंटर्स मारे गए थे। और वो चेयरमैन गोतो रुइजी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कितने % चांस है कोरिया की टीम के वहाँ से निकलने के, जिस पर गोतो रुइजी कहता है 0%, क्योंकि उनके साथ वो जिनवू नहीं है। तो गोतो रुइजी यहाँ जिनवू को इसलिए मेंशन करता है क्योंकि जब इस प्लान से पहले ये सब ट्रेनिंग कर रहे थे, उस टाइम गोतो वर्सेस जिनवू हुआ था, जिस फाइट को बीच में ही उनके टीममेट्स रोक देते हैं क्योंकि कोई भी डैमेज नहीं चाहता था। लेकिन उस फाइट में गोतो की फट गई थी जिनवू की पावर को महसूस करके, तभी उसे वैसी ही पावर यहाँ पर महसूस होती है, जिस पर गोतो अपने टीममेट से कहता है तुम्हें डेल्टा टीम को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी यहाँ कोई मदद नहीं कर पाओगे और मेरे लिए मुसीबत बनोगे, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद एंट किंग गोतो रुइजी के सामने आ जाता है। फिर क्या एंट किंग गोतो रुइजी से पूछता है क्या तुम इंसानों के किंग हो, जिस पर गोतो रुइजी भी फ्लो में कह देता है हाँ आई एम द किंग। जिसके बाद इस किंग की बीन बच जाती है। तो ऐसे अपकमिंग नेशनल लेवल हंटर मारा जाता है, जबकि दूसरी तरफ जिनवू अपने शेडो सोल्जर के विजन से नेस्ट के अंदर मौजूद सबको देख रहा होता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में। जिसके बाद वो एक्सचेंज कहता है। तो बेसिकली एक्सचेंज जिनवू की एक एबिलिटी है, जिससे वो अपने शेडो सोल्जर के साथ जगह चेंज कर सकता है। एंड यहाँ जिनवू की एक खास बात है, वो अपने आसपास के लोगों के साथ अपने शेडो सोल्जर रखता है उनकी शेडो में, जिस वजह से जिनवू यहाँ पहुंच जाता है। एंड एक चींटी उस कैमरामैन की तरफ बढ़ रही होती है, तभी पलक झपकते ही इग्रिस की तलवार उस चींटी के आर पार हो जाती है। एंड अब फाइट शेडो सोल्जर वर्सेस एंट की हो जाती है, क्योंकि जिनवू अपनी पूरी शेडो आर्मी बाहर निकाल लेता है। और जिनवू की ऐसी पावर देख एंट किंग भी वहाँ आ जाता है। एंट किंग आते ही जिनवू से पूछता है क्या तुम इंसानों के किंग हो, क्योंकि मुझे जो बाहर मिला था वो साला बना रहा था। इस पर जिनवू उससे कहता है अच्छा तुम बोल भी सकते हो। फिर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अपनी अपनी पावर रिलीज करते हैं, जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को पंच मार रहे होते हैं। एंड उन पंच का इम्पैक्ट इतना था कि बाकी हंटर्स कहने लगे ये एस रैंक से काफी आगे। तभी इन दोनों के पंचेस की वजह से वहाँ चारों ओर धुआं उठ जाता है। एंड धुआं हटने के बाद एंट किंग वही खड़ा रहता है, लेकिन जिनवू थोड़ा दूर धुएं में होता है, जिस पर वो एंट किंग कहता है ये भी कमजोर है। लेकिन धुआं हटते ही जिनवू अपने पैरों पर खड़ा होता है और मुंह से खून थूककर उस एंट किंग को पहनने लगता है, जो देखकर वहाँ खड़े हंटर्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मोदोंग बाकी हंटर से पूछता है क्या सच में जिनवू मैजिक टाइप का है, ये तो मुझे कॉम्बैट टाइप का लग रहा है, क्योंकि मैजिक टाइप के पंचेस इतने पावरफुल नहीं होते हैं। एंड इन्हीं पंचेस से जिनवू उस एंट किंग का बाहरी शेल तोड़ देता है, जो देखकर वो एंट किंग अपने मुंह से कुछ निकालता है, जिससे जिनवू के फेस पर कट पड़ जाता है। एंड वो कोई नॉर्मल कट नहीं था, वो इस आइलैंड के सबसे जहरीले जीव कॉर्न स्नेल का पॉइजन था, जिसे एंट किंग ने यहाँ आने से पहले कंज्यूम किया था। लेकिन फिर भी जिनवू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका सिस्टम इसे एलिमिनेट कर देता है। एंड यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो जिनवू के शरीर में किसी भी पॉइजन को एलिमिनेट कर सकता है, यहाँ तक ड्रिंक्स को भी, जिस वजह से वो एंट किंग चौंक जाता है कि इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। एंड वो अपने बाकी एंट्स को बुला लेता है, जिस पर जिनवू भी टस्क को बाहर निकालता है। एंड अब ये टस्क कौन है
है मैं वो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जिन्वो टस्क से कहता है तुम्हें इन सारी चीटियों को जलाना है, याद रखना इंसानों को नहीं जलाना है, नहीं तो मैं दोबारा नहीं बुलाऊंगा। ये सुनते ही टस्क अपना जादू बिखेरता है और उन सारी चीटियों को जला देता है, जिस पर ये एंड किंग फिर से चौंक जाता है कि आखिर एक इंसान मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। मैं इन सभी से ज्यादा सुपीरियर हूँ, मेरा जन्म ही एक अल्टीमेट सोल्जर की तरह हुआ था ताकि मैं यहाँ से इन चीटियों को कहीं और ले जा पाऊँ, क्योंकि इस आइलैंड पर रिसोर्सेस की कमी थी, जिस वजह से उस क्वीन ने इस अल्टीमेट सोल्जर को चुना था अभी कुछ हफ्तों पहले। एंड इसी वजह से जापान वालों को इस एंड किंग के बारे में पता नहीं था, वो तो सिर्फ कोरिया के एस रैंक हंटर्स खत्म करना चाहते थे। एंड इसी वजह से सबसे मुश्किल टास्क जापान वालों ने कोरिया वालों को दिया। बट यहाँ पर तो आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वो पिछले 3 सालों के पेपर पढ़ के आए थे, जिस वजह से उनकी लग गई। एंड अपनी चीटियों को ऐसे जलता देख वो एंड किंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। एंड वो बियोंगो की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसने अभी उसे थोड़ी देर पहले डोनट बनाया था, जिस वजह से बियोंगो की एबिलिटी इसके पास होती है। बट जिन्वो उसे भागने नहीं देता है और उसे वहीं मार देता है। इसके बाद वो उसे अराइज करता है और एंड किंग का नाम बेरू रखता है, और बेरू को सबसे पहला काम दिया जाता है जेजू आइलैंड से भागी हुई चीटियों को मारने का। तो ऐसे लोगों का सबसे चहीता बेरू जिन्वो की डेड आर्मी को ज्वाइन करता है एज अ जनरल। एंड जिन्वो के फुल अवेकन होने के बाद ये ग्रैंड मार्शल पर चला जाता है। एंड तुम भी जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि तभी तुम्हें नेक्स्ट सोलो लेवलिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी।